अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण। सियासत कुर्बान की, रियासत बचाई। 2022 में पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद पीडीएम में शामिल तकरीबन तमाम जमातों के रहनुमा इस एक मौक़िफ़ पर यकज़बान थे। शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो तक हर रोज़ कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पार्लियामेंट से खिताब में कौम को ये यकीन दिलाता था कि मुश्किल फ़ैसले हमने अपने सियासी मुस्तक़बिल को दाव पर लगा कर किए हैं। अपनी कोशिशों से डूबती नैया को पार लगाया है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। हमारी मईशत डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। बहुत सारे लोग छुट्टी पे चले गए थे। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मैं जानता हूं कि जी डिफॉल्ट की छाप हमारे पे ना लगे। महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है। सियासत और रियासत की वजह से उसके ऊपर कुर्बान किया। दिन रात मेहनत की वजह से हमने पाकिस्तान की मईशत को डिफॉल्ट से बचा दिया है। मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से बच गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुआ कैसे और किसकी काविशों से, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएम दौर के साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने इंकशाफ किया है कि सियासी क़यादत जिन मुश्किल फैसलों का क्रेडिट लेती है वो इतनी आसानी से नहीं हुए, बल्कि इसके लिए अस्करी क़यादत को मुदाखलत करना पड़ी, क्योंकि लीगी क़यादत तो मुश्किल फैसले लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब सवाल यह है नाज़रीन कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला तक अस्करी क़यादत की मुदाखलत की वजह से हुआ तो फिर आज ये पूरी सियासी क़यादत क्रेडिट किस बात का ले रही है? क्योंकि इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए IMF के जिस प्रोग्राम को डी ट्रैक किया था वो मिफ्ताह इस्माइल की कोशिशों से ट्रैक पर आया, लेकिन इसहाक डार के बाइस फिर डी ट्रैक हो गया। और शायद यही वजह है कि इस बार खजाना की कमान उनके हाथ में देने के बजाय मोहम्मद औरंगजेब के हाथ में दी गई है। पिछले एक साल में वज़ीर ख़जाना ने कई मुश्किल फ़ैसले लिए। मुल्क की तारीख़ में पहली बार ज़राअत के शोबे पर टैक्स आयद किया गया। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत छोटे ताजिरों पर टैक्स लगाया गया। IPP से असर नौ मुआहदे किए गए। FBR में इस्लाहात का अमल शुरू हुआ। उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक तवील मुद्दती मनसूबा पेश किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर ये है कि क्या ये इक़दामात पायदार और देर पा साबित हो सकेंगे? तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के मिफ्ताह इस्माइल साहब, मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर साहब, सबसे पहले ज़रा मैं सोलर के हवाले से आपसे बात करना चाह रही हूँ। पहले हुकूमत ने लोगों को, हम सबको ये तरगीब दी कि जी घरों में सोलर लगाए जाएँ। फिर हमने देखा सोलर पैनल धड़ाधड़ उसकी ख़रीदारी हुई, लोगों ने ख़रीदे, अपनी छतों को सोलर पैनल से सजा लिया। अब जब लोग इस तरफ जा रहे हैं तो हुकूमत हमें ये बता रही होती है कि ये तो बोझ बन गया है। दुनिया भर में लोग मुतबादिल एनर्जी ज़राए की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास मुतबादिल को मईशत के लिए ज़हर कातिल करार दिया जा रहा है। तो हुकूमत की इनकंसिस्टेंसी पॉलिसी में कोई तातुल जिस तरह का आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसे? देखिए, ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है कि ये हुकूमत ने यू टर्न लिया। ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है कि हुकूमत अपने वादे से फ्री है। अगर आपको याद है कि इसी हुकूमत ने वादा किया था पाकिस्तान के किसानों से कि जब 2200 रुपये की गंदम थी कि हम अगले साल से 4000 रुपये की गंदम लेंगे, यानी कि 100 रुपये किलो लेंगे। 4000 रुपये मन गंदम, यानी 100 रुपये किलो गंदम खरीदेंगे। तो किसानों ने अपनी जमा पूंजी उस पर लगा दी फसल पे गंदम की, और जब गंदम आई तो हुकूमत ने जो 100 रुपये की गंदम ख़रीदनी थी उसको मना कर दिया कि हम गंदम नहीं ख़रीदेंगे। इसी तरह इन्होंने शहबाज शरीफ साहब 3-4 महीने पहले तक ये कह रहे थे कि न सिर्फ सोलर हर घर पे होना चाहिए, बल्कि वो मैंडेट करने की बात कर रहे थे, कि लाजिम करना चाह रहे थे वो कि हर घर को सोलर लगाना ज़रूरी है। और जब इन्होंने सोलर लगा दिया तो आज इन्होंने कह दिया कि नहीं, हम सोलर के वो पैसे नहीं देंगे। हम जो 27 रुपये दे रहे थे वो नहीं देंगे, बल्कि हम 8 रुपये कुछ पैसे देंगे नए वालों को और 22 रुपये देंगे पुराने वालों को। और नेट मीटरिंग से हटा के ग्रॉस मीटरिंग पे चले गए। इसका मतलब है कि सेल टैक्स बेचने पे भी लगेगा और ख़रीदने पे भी लगेगा। और उसके बाद जो है वो इश्तिहार इन्होंने निकाला है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि बेहिसी की हद है जिस इश्तिहार पे, कि जिस पे सारी बिजली का जो महंगाई का बोझ है वो उन लोगों के ऊपर, उन मिडिल क्लास सारिफीन के ऊपर लगा दिया जिनके घरों पे सोलर लगा है। और ये तक कहा है कि उनको फ्री बिजली मिल रही है। भाई, फ्री नहीं मिल रही बिजली, वो अपनी बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोलर पैनल लगाए अपनी छत पे। आप इसको तो नहीं रोक सकते ना। आपको 60-70 रुपये, जी आपको, मतलब मैं जानता हूँ, मैं मुबालगा की बात नहीं कर रहा हूँ, कि लोगों ने कर्ज लेकर किया है क्योंकि बिजली के बिलों से वो मर रहे थे।
आप 60 या 70 रुपए की बिजली बेच रहे हैं। आप दुनिया में गरीब मुल्क में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में दुनिया की सबसे महंगी बिजली बेच रहे हैं, और अगर कोई आदमी अपने घर पे बिजली बना लेता है तो आप उस पर भी नाराज़ होते हैं। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में क्राइसिस है ये 2,85,000 घरों ने किया है, मिडिल क्लास होम्स ने किया है। ये क्राइसिस वो 2 दर्जन सियासतदानों ने और दीगर ने किया है कि जिन्होंने ये गलत फैसले किए थे कि आपको 1269 यूनिट बुरे लग रहे हैं जो कि बिजली के सारिफ ने बेचे हैं बिजली की कंपनियों को, लेकिन वो 22,000 यूनिट आपका बोझ नज़र नहीं आ रहा, आपको 22,000 गीगावाट आवर्स का बोझ नज़र नहीं आ रहा जो बिजली की तरसील और तकसीम में डिस्कोस ने खो दिए हैं। आपको ये 22 रुपए में ख़रीदते हुए बड़ा मौत आ रही है, लेकिन वो 70 रुपए की IPP से बिजली बंद IPP से बिजली ख़रीदने पे आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ये भी ज़रा हुकूमत की तरजीहात को ज़रा सा मेरे ख्याल से बदलना ज़रूरी है, पॉलिसी से पहले तरजीहात बदलें। बिल्कुल ठीक मुफ्ती साहब, अब सिचुएशन कुछ ये है कि IPP से मुआहदों को रिवाइज़ करके और फिर बिजली के बिलों में बड़ी कमी के हवाले से ना हुकूमत काफ़ी टाइम से हमें ख्वाब दिखा रही है। अब ऑब्वियसली मौसम चेंज हो रहा है, बिजली की जो खपत है वो इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर क्या वाकई बिजली की कीमतों में माकूल कमी आएगी, बिल्स कम आएंगे लोगों को? देखिए, पाकिस्तान में बिजली जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी और हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान में बिजली जो है वो इम्पोर्टेड ईंधन पे बनती है, जिसमें LNG शामिल है, जिसमें पेट्रोल शामिल है, फर्नेस ऑयल वगैरह शामिल है और कोल शामिल है। अब इस वक्त दुनिया के अंदर तेल की कीमतें कम हो गई हैं, यकसर कम हो गई हैं। जो कि $120 की तेल होता था, आज वो 70, 60, 65 के दरमियान तेल हो चुका है। LNG जो थी, जो कि आपको $18 में मिलती थी, आज $6, $7, $8 में मिल रही है। हुकूमत की कीमत खरीद गालिबन $9 है। तो सिर्फ फ्यूल का कंपोनेंट कम होने से 5-6 रुपये बिजली तो वैसे ही कम हो जानी चाहिए। वो अब तक इन्होंने नहीं करी। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ आएंगे और ढोल पीटेंगे और फिर ये बताएंगे कि मैं बिजली कम कर रहा हूँ। जब ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस 4-4 रुपये के बढ़ते हैं तो उस दिन शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ नहीं लाते TV पे। लेकिन जिस दिन फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अब कम होंगे उस दिन वो हमको ज़ाहिर है कि वो खुद अपनी सारी क्रेडिट उनकी है। दुनिया भर में जो तेल की कीमत कम हुई है वो शहबाज शरीफ की वजह से हुई है। अच्छा मुफ्ती साहब, मसला ये कि पाकिस्तान में हर साल एक चीनी का बहरान तो ये हो गया, ये जो है ना वो हर एग्ज़ाम में आने वाला लाजमी सवाल हो गया है, जिसके इम्तिहान से ऑब्वियसली आवाम को गुजरना पड़ता है। इस मरतबा भी चीनी का मसला सर उठाए खड़ा हुआ है। हर साल यही होता है, पहले चीनी भरपूर मिकदार में हम जो है वो होती है, हमें बताया जाता है, फिर एक्सपोर्ट की जाती है, फिर चीनी अचानक से शॉर्ट हो जाती है, महंगी हो जाती है, फिर इसे इम्पोर्ट किया जाता है। ये कौन सा सर्कल है, ये क्या चक्कर है जो हर साल होता है, हर दफ़ा होता है? चीनी के जो मिल के मालिकान हैं वो पीपल्स पार्टी में भी हैं, वो मुस्लिम लीग में भी हैं और वो PTI में भी हैं। और जब भी हुकूमत पॉलिसी बनाती है तो वो चीनी के मिल के मालिकान को तरजीह देती है आवाम के ऊपर। तो जब भी इनका बस चलता है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब इस बार एक्सपोर्ट किया, एक नई कमेटी बनाई, किसी को चेयरमैन उसका बनाया गया, उसके बाद उन्होंने ये वादा किया था कि हम 140 रुपये बशमूल सेल्स टैक्स करेंगे, 120 रुपये से ज़्यादा, 25 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। उस वक्त चीनी 115 रुपये की थी। वो एक्सपोर्ट होती रही, बरामदात उसके की इजाज़त दी आपने, वो एक्सपोर्ट होती रही। 1 लाख टन से शुरू हुई थी इजाज़त की, लेकिन 6 लाख टन एक्सपोर्ट हो गई और 6 लाख टन एक्सपोर्ट होने के बाद मुल्क में शॉर्टेज हो गई। आज जो है वो चीनी की बाज़ार 180 रुपये की हो गई है। ये इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि चीनी तो आपने एक्सपोर्ट कर दी और ये हुकूमत ने जानबूझ के की है। इसमें ये एकदम दानिशमंदाना इनका फ़ैसला था, सोचा समझा फ़ैसला था और ये इनका फ़ैसला है। ये चीनी महंगी की, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये PMLN की बात कर रहे हैं, PTI की बात कर रहे हैं, चंद मिल ओनर्स हैं ना ये, तो इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत अपनी साख को क्यों नुकसान पहुंचाएगी सर? आदमी बच्चों, बेटा और बेटियों की ख्वाहिशात के लिए क्या नहीं करता है। बिल्कुल ठीक सर। हुकूमत ने IMF को अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके का एहसास है, इस हवाले से वो फिर जायज़ा भी लेंगे। मौजूदा सूरत हाल में वैसे मुमकिन लग रहा है आपको, हमें रिलीफ मिलता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, हुकूमत को बहुत प्रेशर आया हुआ है तनख्वाहदार तबकों के ऊपर से
क्योंकि कुछ तनख्वाहदार तबके भी जो है ना वो भी बड़े ताकतवर होते हैं, ज़्यादातर तो बेचारे समझदार गरीब लोग ही होते हैं, ज़्यादातर तो मजबूर लोग ही होते हैं, ज़्यादातर तो ताकतवर लोग नहीं होते। हुकूमत को प्रेशर आया हुआ है वैसे भी आवाम से कि यार ये क्या कर रहे हो, और हुकूमत ने IMF को पिछले साल भी कर सकते थे तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स कम, अगर फिर अखराजात कम कर देते। लेकिन अगर आपको 60-60 पेजों के इश्तिहारात करने हैं अखबारों में तो फिर अखराजात तो कम नहीं हो सकते। अगर आपने 700 अरब रुपए PHDP और ADPs में रखने हैं MNAs और MPs के लिए तो फिर अखराजात तो कम नहीं हो सकते। अगर आपने 22% जारी अखराजात बढ़ाने हैं तो अखराजात तो कम नहीं हो सकते। 1500 गाड़ियाँ FBR को दिलानी है तो अखराजात तो कम नहीं हो सकते। तो इसलिए फिर अखराजात बढ़ गए। लेकिन अगर ये चाहें तो अखराजात तो कम कर सकते हैं। हमको ज़रूरत नहीं है इस वक्त के ग्लास ट्रेन बनाएं, हमको ज़रूरत नहीं है कि एयर एम्बुलेंस रखें, हम ग्राउंड की एम्बुलेंस रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। पंजाब में तो 1.5 घंटे में जहाँ जिस शहर के अंदर लैंडिंग स्ट्रिप है उस शहर में तो अस्पताल भी हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए कि पिछले दिनों डॉन न्यूज़ का इंकशाफ है कि हुकूमत अवाम से 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपये 12 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 104 रुपये 59 पैसे टैक्स, ड्यूटीज़ और मार्जिनस की वसूली कर रही है। तो ये इजाफी पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? क्यों हुकूमत जो है वो पेट्रोल सस्ता नहीं कर पा रही है मुफ्ती साहब? देखिए 10 रुपये फ़ी लीटर लेवी इन्होंने बढ़ाई है पिछले महीने पेट्रोल पे, जिस पे एक महीने में इनको 10 अरब रुपए का टैक्स जमा होगा, और 10 रुपये इन्होंने डीजल पे भी बढ़ाए हैं तो उस पे भी तकरीबन 1 अरब रुपए 10 अरब रुपए से थोड़े से कम 8 अरब रुपए तक जमा होंगे। तो 18 अरब रुपए 17 अरब रुपए महीने के, यानी कि तकरीबन 200 से लेकर 215 अरब रुपया मज़ीद इन्होंने टैक्स लगाया है। उसके अलावा जब 70 अरब रुपए आपके लेवी होती है, उसके अलावा इनका कस्टम ड्यूटी होती है डीजल के और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स पे, और फिर सेल टैक्स वगैरह कुछ नीचे के बेसिस पे होता है। तो ये अखराजात तो हुकूमत ये टैक्सेस तो हुकूमत लगाती है। अब हुकूमत ने वादा किया है कि अगर जितना भी पेट्रोल कम हो जाए हम पेट्रोल की कीमत नहीं कम करेंगे। ये IMF से इन्होंने वादा किया है कि अगले 3 महीने तक पेट्रोल अगर और बैनुल-अक़वामी मंडी में सस्ता भी हो जाएगा तो हम मज़ीद उसके ऊपर टैक्सेस लगाते रहेंगे, उसको सस्ता नहीं करेंगे। तो ये जो है ना ये हुकूमत टैक्सों से ज़िंदा है। सर हुकूमत जो क्रिप्टो करेंसी है इसको कानूनी दायरे में लाने की बात कर रही है और इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई है। पाकिस्तानी मईशत में इसके लिए कितनी गुंजाइश और कितना फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि दुनिया भर में तो लोग क्रिप्टो से अरबों डॉलर्स बना रहे हैं सर, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल एलन मस्क खुद हैं। देखिए करेंसी वो होनी चाहिए जो हुकूमत बैक करती है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट जो हैं दुनिया भर में ये क्रिप्टो के बहुत ख़िलाफ़ हैं कि हुकूमत जिसको बैक नहीं करती वो करेंसी नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा है कि जितने दुनिया में बड़े बड़े आजकल फ्रॉड्स होते हैं वो क्रिप्टो में फ्रॉड्स होते हैं। पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल अहलियत नहीं है, ना रेगुलेटरी कंट्रोल है, ना कोई कंट्रोल है कि हम क्रिप्टो को सही तरीके से रेगुलेट कर लें। हम अपने इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी को सही बना नहीं सकते, हम कर्ज़ लेने की डेप्ट मैनेजमेंट तो सही कर नहीं सकते। हमको ये बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये क्रिप्टो का आप जो भी करेंगे आखिर में साल 2 साल 3 साल में बहुत लंबा स्कैंडल आएगा। बड़े बड़े लोगों के बच्चों के बड़े बड़े लोगों के नाम ज़रूर आएंगे, लेकिन आवाम को जो है वो 10-20 बिलियन डॉलर्स की चोट लगेगी। अच्छा, और हुकूमत को टैक्स कलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि जितने भी क्रिप्टो यूज़ करने वाले लोगों से अभी बात हो रही है तो वो तो इस चीज़ पे परेशान हो रहे हैं कि इस पे टैक्स लग जाएगा तो अभी जो हमें डायरेक्ट मनी मिलती है वो उसके बाद हुकूमत को टैक्स अदा करना पड़ेगा बिला वजह। हुकूमत इसमें जाएगी, गड़बड़ करेगी, हुकूमत के जो लोग ये लेकर आएगी उसकी गड़बड़ करेगी। पाकिस्तान की एक तारीख़ है ना, हमारी गवर्नेंस जो है वो कम्प्लीटली नाक़िस है। हम डिसफंक्शनल गवर्नेंस है। हम बच्चों को स्कूल नहीं दे पढ़ा सकते, हम लोगों को तालीम नहीं दे सकते, सेहत नहीं दे सकते, हम पानी घरों में नहीं दे सकते नलकों में। हम क्या ठीक कर सकते हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि हम क्रिप्टो को रेगुलेट कर लेंगे और क्रिप्टो को वो कर लेंगे। मतलब पागलपने वाली बातें हैं। पाकिस्तान में वही बात है ना कि हुकूमत कहती है कि फ़ायदा नहीं उठाएगी, हुकूमत को तो टैक्स का फ़ायदा होगा ना यार। आपने तो मेरी बात सुने, टैक्स का हुकूमत को फ़ायदा होगा, आवाम को तो नुकसान होगा ना। किस चीज़ पे टैक्स लगा? आपने दुनिया के ज़्यादातर जो टैक्स जिस ममालिक में होता है ना उनमें आपका नंबर है। 61% कॉर्पोरेट टैक्स आप ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है। ये फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से ज़्यादा टैक्स लेते हैं जहाँ पे क्रेडल टू ग्रेव सर्विसेज होती हैं। यहाँ पे आप जो 40% नौकरी पेशा लोग टैक्स देते हैं, 50% जो बिज़नेस इंडिविजुअल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह टैक्स देते हैं, 60% जो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, आपको उसके एवज़ क्या
मिलता है? आपको सिक्योरिटी गार्ड तो अपने रखने पड़ते हैं कि हुकूमत सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, रोड हुकूमत के टूटे हुए होते हैं, नलकों में पानी आपको नहीं मिलता, आप पानी खरीदना पड़ता है, महंगा इलाज खुद कराना पड़ता है सर, महंगा बिजली, आपको गर्मियों में बिजली कम कर देते हैं, लोड शेड करते हैं, सख्त गर्मियों में बिजली लोड शेडिंग होती है, सख्त सर्दियों में गैस करते हैं। इस हुकूमत को अब आप कह रहे हैं कि तुम क्रिप्टो पे भी टैक्स करो, और मैं आपको बताऊँ टैक्स तो करेंगे, टैक्स तो कोई भी जमा नहीं होगा, क्रिप्टो वाले वैसे इनका वो बहुत ज़्यादा इनसे तेज होते हैं, टैक्स तो कोई जमा नहीं होगा, लेकिन क्रिप्टो का एक स्कैंडल हो जाएगा बहुत लंबा, हुकूमत के इन्वेस्ट कर देगी, कुछ कर लेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग बड़ा कामयाब हो जाएंगे, उनके कुछ रिश्तेदार हुकूमत में भी होंगे, उनके घर और महलात लंदन और दुबई और दीगर शहरों में होंगे, और हम ये पाकिस्तान लेकिन आवाम के लिए ये बहुत बड़ा धचका हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये फरमाइए, केपी हुकूमत एक साल में माशी इस्तेहकाम लाने का दावा कर रही है, उनके जो सूबाई मुशीर हैं, मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल इस्लाम, ये दावा करें कि एक साल में उनके पास तारीख़ के सबसे बड़े कैश रिजर्व्स हैं, और दावा किया जा रहा है कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत बेहतर है। तो आप बतौर माशी उमूर माहिर हैं इसके, चारों सूबों की माशी कारकर्दगी में किसको रेट करते हैं, किसकी कारकर्दगी बेहतर है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा? देखिए, लोगों की माशी सूरत हाल का ज़्यादातर जो असर होता है तो उसकी वफाक की पॉलिसी से ताल्लुक़ है, किसी सूबे की पॉलिसी से ताल्लुक़ नहीं है। मैं और आप जो सेल टैक्स देते हैं वफाक लगाती है, माँ सिवाय के सर्विसेज टैक्स जो पे सेल टैक्स लगता है, यानी कि रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए उसका टैक्स सूबे लेते हैं, वरना तो वफाक टैक्स देता है। वो और बात है कि वफाक टैक्स लेके 60% सूबों को दे देता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो वफाक की वजह से लगते हैं। सूबों के 3-4 काम होते हैं, जिसके अंदर पुलिसिंग का काम होता है, तालीम का काम होता है, सेहत का काम होता है, और बेसिक सर्विसेज का काम होता है, यानी कि पानी आपके नल में आना चाहिए, रोड टूटी हुई नहीं होना चाहिए। ये 4 सूबों के काम हैं जो कि वो बिल्कुल ठीक नहीं करते। पाकिस्तान में 2,70,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, पंजाब में जो कि इनमें यकीन से कह सकता हूँ कि पंजाब इन 4 सूबों में सबसे बेहतर गवर्नड है, लेकिन उसमें भी 1,10,00,000 लोग सूबों बच्चों के स्कूल से बाहर हैं। ठीक है, तो केपी को ये कहना कि हमने पैसे नहीं खर्च किए जो वफाक ने हमको दिए, केपी तो अपने पैसे कोई जमा नहीं करता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। केपी को वफाक में पंजाब को, बलूचिस्तान को और सिंध को ये बात करनी चाहिए कि हम कितने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इनकम जनरेट की है, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है? 100 करोड़ रुपए भी जनरेट नहीं करी होगी, क्या बात कर रही हैं? मतलब कोई इनकम जनरेट नहीं करते, सारे जो इनको पैसे मिलते हैं वफाक से मिलते हैं, जो फाटा के पैसे दिए जाते हैं वो भी वफाक से आते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि यस, थोड़ी सी सूबे की फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेहतर हो सकती है, लेकिन जो 4 सूबे के काम है ना सर मिफ्ता साहब, उसके बाद फिर ये दावा है ना कि वफाक तो पैसे ही नहीं दे रहा, उनके हिस्से के ड्यू जो पैसे हैं, अस्करी क़यादत को शिकायत लगाई है उन्होंने कि पैसे नहीं दे रहा वफाक हमारे। ठीक है, आप वफाक के अब्बू को शिकायत लगा दें कि तुम्हारा बच्चा आपसे हमारी गेंद हमें वापस नहीं कर रहा। देखिए ये आप कह रहे हैं बचपन में ये करते थे क्या आंटी आपके गार्डन में हमारी गेंद आ गई है, वापस नहीं आई है। ठीक है, मतलब ये बच्चों जैसी बातें हैं। देखिए, जो टैक्स के पास से फिस्कल एडजस्टर पैसे देता है 57.5% सूबों को, वो वफाक नहीं रोक सकता, वो डायरेक्टली चले जाते हैं, वो उसमें वफाक का कोई अमल वैसे मुझे मिफ्ता साहब मुझे याद आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त इनकी मरकज़ में हुकूमत थी तो उस वक्त अब्बू कहा करते थे, तो शायद आपने उससे रिलेट करते हुए फिर वफाक का अब्बू कह दिया। मुझे ये फरमाइए सर कि अभी ये जो हम जब ये PDM की हुकूमत आ रही थी ना, उस वक्त हम बार बार सुन रहे थे मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है, और अपनी सियासत को जो है वो कुर्बान कर दिया, फिर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और फिर हमने वो देखा भी कि वाक़अतन ये डिफ़ॉल्ट से बचा भी, और इसका क्रेडिट आपको जाता है कि किस तरह से IMF नाराज़ हो गया था, फिर आप वज़ीर ख़जाना थे, और फिर किस तरह से हम IMF के पास गए। लेकिन फिर से हमें ये भी पता चलता है, और इनफैक्ट आप भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो कि अस्करी क़यादत को जिसमें इंटरवीन करना पड़ा, और उनकी वजह से फिर वो फ़ैसले हो सके, अदरवाइज़ हुकूमत तो नहीं कर पा रही थी या नहीं कर रही थी। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी अभी हमने डिस्कशन भी की पेट्रोल के हवाले से, वो पेट्रोल के रेट्स के हवाले से भी थे, मार्केट रेट के हवाले से भी चीज़ें थी। तो फिर सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि अगर इंटरवीन करना है अस्करी क़यादत को और उन्होंने ये सारे फैसले करवाना है, तो फिर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने का क्रेडिट हुकूमत के पलड़े में कैसे आ गया सर? ये तो क्रेडिट उनका हो गया फिर। देखिए, एक तो याद रखें कि PDM ने एक मरतबा नहीं 2 दफ़ा डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया है। एक दफ़ा जब मैं वज़ीर ख़जाना था और मैंने IMF से डील करी थी और IMF को वापस लाया था, उस वक्त बचाया था,
और दूसरी मरतबा पीडीएम के अंदर ख़ुद पीडीएम में इसहाक डार साहब ने फिर धकेला IMF डिफ़ॉल्ट की तरफ, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गए और जून के अंदर IMF से सौदा किया और IMF से डील करी, और उसके बाद जो है वो फिर बचाया। तो पीडीएम ने 2 मरतबा बचाया, लेकिन 1 मरतबा ख़ुद डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला भी है, और उसका मईशत के ऊपर बहुत नुकसान हुआ है। ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब को हिम्मत दिलाई थी अस्करी क़यादत ने कि आप ये काम कर गुज़रें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को उनके भाई और भतीजी और भाई के समधी की तरफ से बहुत प्रेशर था कि आप 1 रुपया भी पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाएं, और वो सारी जो वजह थी वो हमको पता थी कि क्या थी। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, और दुनिया के बहुत चंद ही ऐसे ममालिक होंगे, शायद इजिप्ट हो, शायद म्यांमार हो, कि जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का, या एक ज़माने में पैनामा होता था कि जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का इतना बड़ा हाथ होता है, वरना इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं होता। तो जब आपकी इतनी अथॉरिटी होती है तो फिर जिम्मेदारी तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आती है ना। अगर पाकिस्तान के बड़े बड़े काम करने की अथॉरिटी है इस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर पाकिस्तान के लोग उनकी तरफ देखते हैं कि यार ये गलतियाँ हो रही हैं तो तुम्हारी वजह से हो रही हैं, कि तुम इसको ठीक कर सकते हो, तुम नहीं कर रहे हो, तो फिर उनको फिर एस्टैब्लिशमेंट को बोलना पड़ता है। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, कम से कम मैं तो ये आपसे पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि 2 दफ़ा हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गए थे। एक दफ़ा आपने उसको निकाला इस सारे सिस्टम को, फिर उसके बाद इसहाक डार साहब डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके चले गए थे, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने इसको वापस से पुल अप किया है। तो सर, क्या इस हालात में PDM 2 है, या इस वक्त जो दूसरा टेन्योर चल रहा है अब इस सारी जमातों की हुकूमत का, इसमें इसहाक डार साहब इसीलिए वज़ीर ख़जाना नहीं है क्योंकि फ़ैसला करने वालों ने ये देखा, ये सोचा कि पहले भी मुश्किल में डाल चुके हैं इसहाक डार साहब, इसीलिए अब उनको वज़ीर ख़जाना ना लगाया जाए, इसलिए मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को लाया गया फिर इस शिप में? ये तो आप शहबाज शरीफ साहब से पूछ सकते हैं, लेकिन अब कम से कम ये बात है कि क्योंकि डार साहब जो है वो रोज़ अब बयान नहीं देते जो मेरे ख़िलाफ़ बयान दिया करते थे कि करेंसी 200 रुपये की होनी चाहिए, या 100 रुपये की होनी चाहिए, या 75 रुपये की होनी चाहिए। एक आध मरतबा कभी कभी दे देते हैं बयान औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ भी, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट क्योंकि वो एक जामे में रह रहे हैं आजकल डार साहब, तो सर आपके साथ ज़ाती मोहब्बत थी ना, शायद औरंगज़ेब साहब के साथ वो वाली मोहब्बत ना हो। नहीं, हम मेरे साथ जो है ना, नहीं औरंगज़ेब साहब के साथ भी उतनी मोहब्बत है जितनी मुझसे थी। अच्छा। लेकिन अब क्योंकि इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर भी बना दिया, इनके पास नौकरी नहीं थी। उस वक्त इन्होंने कोशिश करी थी, जरदारी साहब से बात करी थी कि उनको सेनेट का चेयरमैन बना दें, लेकिन जरदारी साहब ने इनकार कर दिया था कि नहीं, सेनेट का चेयरमैनशिप की जो मैं है वो वादा कर चुका हूँ यूसुफ रज़ा गिलानी से, तो नहीं बनाया। तो उसके बाद फिर इनकी खुसूसी जो मेहरबानी थी वो मुझ पर इसलिए थी कि उनको वो चाहिए थी फाइनेंस मिनिस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ता इस्माइल साहब, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में इंतहाई अहम गुफ्तगू कर रहे थे मईशत के हवाले से, और हुकूमत का ट्रैक इस वक्त कैसा है, और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या मज़ीद अच्छी ख़बरें आ सकती हैं। एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे सारे इंटरव्यू में लगी वो ये कि सैलरी क्लास के हवाले से कह रहे हैं कि शायद उनको कुछ रिलीफ मिल जाए आने वाले बजट में। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। प्रोग्राम में डिस्कशन जारी है नाज़रीन, एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक चेयरमैन FBR हैं शब्बर ज़ैदी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम शब्बर साहब। वालेकुम सलाम। शब्बर साहब, सबसे पहले ये फरमाइए सर, शहबाज हुकूमत को आए हुए 1 साल से अब ऊपर का अरसा हो चुका है, वज़रा का दावा है मुश्किल दौर गुजर गया है, मईशत पटड़ी पर आ गई है, महंगाई पर कंट्रोल पा लिया है, अब बस तरक्की का दौरा है, शुरू होने वाला है। इत्तेफाक करेंगे वज़रा के दावों से, हुकूमत के दावों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि माशी हालात पहले से बेहतर हैं, मगर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत की मुश्किलात और पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट, या जिसको आप बार बार बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट की पोजीशन, उसको हमने हमेशा के लिए अवॉइड कर दिया है, वो ठीक नहीं है। और पाकिस्तान माशियात के अंदर अभी भी दाखिल है। हमें शदीद प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। हमारा जो आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो सिर्फ कागज़ों में है। ताज़ी दोस्त स्कीम की आपने बात की, उसके बारे में आप सुन चुकी हैं कि उसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो ये सारी बातें कहने के लिए बहुत अच्छी हैं, मगर ग्राउंड की पोजीशन वो नहीं है जो आप बता रही हैं। अच्छा शब्बर साहब, जो भी आपने जैसे कि खुद कहा कि हालात मईशत जो है वो बेहतर हुई है, तो इसका क्रेडिट
वैसे किसको जाता है, हुकूमत को जाता है या अस्करी क़यादत को जाता है? देखिए, ना अस्करी क़यादत को जाता है ना हुकूमत को जाता है। बात यह है कि आपकी बुनियादी जो बेहतरी आपको नज़र आ रही है वो ये इसलिए नज़र आ रही है कि जो आपको लैंड करने वाले हैं, जो आपको उधार देते हैं, IMF, सऊदी अरेबिया और UAE, उन्होंने आपके साथ एक नरम हाथ रखा हुआ है और वो आपको पैसे देने में या आपको कंडीशन करने में आपके साथ ताउन कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने चाइना के साथ जो है वो IPP पे बात की है, तो ये अगर आप कोई आदमी ये कहता है कि मैं क्रेडिट लेता हूँ या दूसरा आदमी कहता है मैं क्रेडिट लेता हूँ, ये गलत है। और आप चंद दिनों के बाद देखेंगी कि जो आपको कहा जा रहा है वो ऐसा नहीं है। और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की मईशत की, वो आपके सामने आएंगी। मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। हम ये जो एक दौड़ में लगे हुए हैं कि ये इसने कर दिया उसने कर दिया, अगर हम इस दौड़ से हट के पाकिस्तान की मईशत की असल सूरत हाल को गौर करें तो वो शायद हमारे लिए बेहतर होगा। और हम ये मुकाबले की सियासत जो करते रहते हैं सारा दिन, इसने 70 साल में पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। सही। अच्छा शब्बर साहब, हमारा जो सबसे बड़ा मसला रहा है ना सर, वो टैक्स वसूली रहा है। अब जो सैलरी क्लास से टैक्स लिया जाता है उनसे फिर इतना लिया जाता है कि हर साल उनके ऊपर नए टैक्सेस आयद होते हैं और उनको मजीद जो है वो निचोड़ा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने खुद भी ताजिर दोस्त स्कीम की बात की, जिसके सिर्फ 9 महीनों में 400 अरब से ज़ायद का टैक्स वसूल किया गया, जून तक मजीद होना है। लेकिन अब आपने खुद ये बात की कि अब उसे वो IMF के साथ इस स्कीम को ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया है। अब उनकी जगह प्रोडक्शन की निगरानी के लिए वीडियो एनालिटिक्स के उसूल तश्कील दिए गए हैं इनफैक्ट, ताकि असल प्रोडक्शन का पता लगाकर उसको टैक्स नेट में लाया जा सके। देखिए, बात ये कि टैक्स के निज़ाम में हम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। मैं भी उस नाकामी में शामिल हूँ। तो अगर हम ये कहते हैं कि टैक्स में हमें कोई भी किसी किस्म की 1% भी कामयाबी हुई है तो हम गलत बात कर रहे हैं। और इसमें ये इस हुकूमत का कसूर नहीं है। इस तमाम हुकूमतें जो हैं वो टैक्स की रिकवरी में नाकाम हुई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने टैक्स के सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया, अब आपने कहा जी हम प्रोडक्शन को मॉनिटर करेंगे, हम ये करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इसको बहुत करीब से देख कर आया हूँ, मुझे सब पता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला टैक्स कलेक्शन है वो अपनी जगह खड़ा है। इसमें जो बात हमें समझ नहीं आ रही वो ये है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं जो कैश में डील कर रहे हैं, जो रिटेलर होलसेलर हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान की रियासत की रेट से इनकार कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें देना ही नहीं है। आप टैक्स कलेक्शन की बात कर रही हैं, मुझे रियासत को बाजारों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। तो ये बेकार की बातें हैं कि हमने पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव कर दिया, अब हम कैमरे लगाएंगे, हम ये लगाएंगे, ये सारी बातें, इनका कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। ठीक। अब सर, ताजिरों ने नए बजट के हवाले से भी तजावीज़ दी हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े ताजिर पर 20,000 और छोटे ताजिर पर 10,000 माहाना टैक्स लगाया जाए। इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए कम अज़ कम टैक्स सालाना 0.25 किया जाए। माइनिंग और ग्रीन इनिशिएटिव में लीज कंपनी को 7 साल के लिए टैक्स छूट दी जाए। IMF प्रोग्राम में होते हुए ये मुमकिन है सर? देखिए, बात यह है कि फिर ये जो सारी बातें आपने की हैं तीनों, ये बड़ी पुरानी कहानी है। अगर आप 1970 से शुरू हो जाएं, ये इस तरह की बातें करते रहें। मेरा आपको सजेशन है, जो सजेशन हर एक को है, कि आप कुछ भी नहीं करें, सिर्फ बाजारों का सर्वे करके ये मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कितनी दुकानें हैं। आप पाकिस्तान में ये मुझे बता दें कि 9,000 ट्रिलियन का कैश इन सर्कुलेशन है, जो कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। तो ये अगर सारी बातें आज पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो हम किन बुनियादों पे ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम कर दिया, हमने चीज़ों को ठीक कर दिया। आपने नॉन फाइलर ख़त्म करने के लिए एक लॉ का ड्राफ्ट दिया था, फाइनेंस बिल लेकर आए थे, वो क्यों पड़ा हुआ है असेंबली में? वो क्यों नहीं फाइनलाइज हो रहा? आप बताएं, वो क्यों नहीं फाइनलाइज हो रहा? किसने रुकवाया हुआ है उसको? उसके ऊपर सेनेट की और कौमी असेंबली की कमेटियां बैठी हैं, वो क्यों नहीं फाइनलाइज कर रही? इसका मतलब है कि कोई माफिया है, वो इतना जी
आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा? कोई माफिया है वो इतना स्ट्रांग है, वो चाहता है कि नॉन फाइलर रहे। वो इसलिए कि एक माफिया है जो ये चाहता है कि नॉन फाइलर कैटेगरी रहे, तो वो उसको नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं आप बताएं? आप लॉ को आए हुए तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, 2 से 3 महीने हो चुके हैं। वो बिल फाइनेंस असेंबली में पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं फाइनलाइज हुआ? मुझे बताइए ना। आप लोग इतनी टैक्स की बातें कर रहे हैं, आपने वो बिल देखा था जिसमें कहा था कि नॉन फाइलर खत्म हो जाएगा? वो बिल कहां है इस वक्त? वो फाइनेंस बिल कहां पर है इस वक्त? बताइए। वो असेंबली में पड़ा है, क्यों पड़ा है? उसके बाद एक और फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट आ गया बैंकों के लिए, वो आ गया, मगर ये वाला फाइनेंस बिल क्यों नहीं हुआ अभी तक? नॉन फाइलर जो खत्म हो रहा था वो क्यों नहीं खत्म हुआ? और नुकसान किसका है? शब्बर साहब खुलकर बात करते हैं तो फिर खुलकर बात कीजिए सर, नुकसान किसका है इससे? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें। नुकसान या फायदे की बात नहीं है। बात जो टैक्सेशन सिस्टम की बात है वो ये है कि रियासत जो होती है, कोई स्टेट जो होती है, उसके पास टैक्स कलेक्ट करने की रिट होती है, उसके पास ये ताकत होती है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। मैं आपके सामने बिल्कुल खुले अल्फाज में ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में रिटेलर होलसेलर से टैक्स रिसीव करने की ताकत पाकिस्तान की रियासत में नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूं आपसे, रियासत में नहीं है। रियासत में सब शामिल है। ये जो नॉन फाइलर्स के हवाले से बिल है, ये वैसे लाया कौन सर? जी, हुकूमत लाई है या हुकूमत को लाने का कहा गया है? ये गवर्नमेंट लाई है जो आपके सामने बैठी है। नहीं, मैंने कहा ये तो देखिए, नॉन फाइलर तो एक लानत है। नॉन फाइलर तो उसका मतलब है आप कह रहे हैं कि आप चोर हैं, मगर हम आपको चोर नहीं कहेंगे, ठीक है? वो खत्म किया गया, उसकी जगह पे एक प्रॉपर कागज बनाने की कोशिश की गई, मगर मैं जब था मैंने नॉन फाइलर खत्म कर दिया था, वो वापस ले आए। ये गवर्नमेंट वापस लेकर आई या पिछली गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट में आप FBR के चेयरमैन थे, ये उसी वक्त वापस आया? उस गवर्नमेंट में वापस आया? जब मैं FBR का चेयरमैन था, जब मैं 2019 में मैंने नॉन फाइलर खत्म कर दिया था, खत्म कर दी थी जी। हाँ, और उसके बाद मैं वही पूछ रही हूँ ना कि वो वापस कब आया? दोबारा वापस आ गई। तो PTI की गवर्नमेंट रही, तो ये फौरन वापस आ गई थी, यानी आप PTI की गवर्नमेंट में ही होते हुए वापस आ गई थी ना ये कैटेगरी? यही मैं पूछना चाह रही थी। अब सर ये बताइए मुझे कि क्या आने वाले बजट में, शब्बर साहब, आने वाले बजट में जो सैलरी क्लास हैं उनको किसी किस्म का आप रिलीफ मिलता हुआ देख रहे हैं? और बेसिकली हुकूमत इस तबके को रिलीफ देने की पोजीशन में है? सैलरीड क्लास को थोड़ा बहुत नहीं, सैलरीड क्लास के जो दरमियाना तबका है उसको रिलीफ मिल जाएगा थोड़ा सा, ये मुझे उम्मीद है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप ये फरमाइए, आप कहते हैं कि मुल्क का जो ताकतवर तबका है और जो सियासी अशराफिया है ये टैक्स नहीं देती है, क्या कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं यहाँ पर? कौन ऐसा करता है? और आपने बतौर चेयरमैन FBR होते हुए नहीं, आपने कोशिश की हो उस पर हाथ डालने की, उसे रोकने की? देखिए, मैंने सबसे बड़ी कोशिश की थी और वो पाकिस्तान में कोई नहीं करता। मैंने कहा था कि जो भी आदमी कोई परचेज करेगा 40,000 से ज्यादा, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड देगा। इससे बड़ी कोशिश पाकिस्तान में कोई नहीं हो सकती। मोबाइल फोन, ये आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, सियासी अशराफिया, ये भी गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, ये गलत है। सियासी अशराफिया नहीं, हर अशराफिया, सियासी नहीं। बिजनेसमैन की अशराफिया, लॉयर की अशराफिया, डॉक्टर की अशराफिया, चार्टर्ड अकाउंट के अशराफिया, जितने भी अशराफिया हैं ये सब करते हैं। सियासी अशराफिया को आप ब्लेम नहीं करें, तमाम अशराफिया पाकिस्तान में इसमें शामिल है। मैंने जब कहा था कि जो भी आदमी 40,000 से ज्यादा परचेज करेगा अपना आइडेंटिटी कार्ड देगा, उसके खिलाफ क्यों मुहिम चली थी? मैंने बताया तो था आपको, बता तो रहा हूँ, CNIC डाला था ना, समझा तो रहा हूँ आपको। जब आदमी पैसे कमाएगा तो खर्च करेगा ना, CNIC देगा, खर्च क्या करेगा? मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है, उस वक्त भी आप मेरे शो में मौजूद थे, हमने इसको बाकायदा तौर पर डिस्कस किया था CNIC के हवाले से। बिल्कुल मुझे वो बहुत अच्छे तरीके से याद है। लेकिन मैं ये पूछूं कि क्या आपने, क्योंकि आप कहते हैं वो बिजनेस अशराफिया भी हैं, वो सियासी अशराफिया भी हैं, मुल्क का जितना भी ताकतवर है वो सबका सब इसी तरह का है, तो मैं यही पूछ रही थी आपसे कि क्या उनके खिलाफ आपने कोशिश की अपने तय कि रोका जाए, उन पर हाथ डाला जाए? मैं ये आपसे पूछ रही थी। अब शब्बर साहब ये फरमाइए, उड़ान पाकिस्तान प्लान जो जारी हुआ है, इसके किस तरह से आप देखते हैं? 1 ट्रिलियन की मईशत है, 60 अरब की एक्सपोर्ट 5 साल में ले जाना है, क्या ये हदफ हासिल करने के लिए हम इस वक्त ऑन ट्रैक हैं?
नहीं, आप क्या कहने की कोशिश करिए? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने किया था, आपने CNIC आज शुरू कर दे, मसला हल हो जाएगा। मैं क्यों किस वजह से वापस आ गया था? सही, मैं गया था और 7-8 महीने बाद वापस आ गया था। क्यों आ गया था? तो मुझे क्या बुरा लगता था वहां बैठ के? मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ था, मुझे क्या परेशानी थी? मैं चेयरमैन FBR था, मैं क्यों वापस आ गया? आपको जब काम मैंने नहीं देखा कि करने मेरे दिया किए हुए जा रहा था काम इस पे वजह से। हमारी गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, फौज मेरे साथ नहीं है, काम नहीं करने दिया जा रहा था। हमारे पास हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार था। खत्म, मैं वापस आ गया। मैंने डिटेल इंटरव्यू दिया था जियो पर, आप सुन ले मेरा इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। मैंने सारी चीजों को डिस्कस किया था। एक ही चीज आप देख लें, अब मुझे सब चीजें बता दी थी, स्मगलिंग में मेरा क्या व्यू है, तो फिर आप देख लें। बिल्कुल शब्बर साहब, आप क्या कह रहे परेशानी हैं। है? अब आप मुझे बताइए कि ये जो उड़ान पाकिस्तान प्लान है, जाके देख ले, सुन ले, इसके हवाले से हम ऑन ट्रैक हैं सर? मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। पहली बात तो उड़ान पाकिस्तान लफ्ज ही सही नहीं है। उड़ान कोई लफ्ज नहीं होता, परवाज होता है बेसिकली, पहली बात। दूसरी बात है कि आप मुझे ये बता दें कि उड़ान पाकिस्तान में टेस्ट कलेक्शन के बारे में क्या लिखा है। ये बेकार की बात है, टाइम जाया नहीं करे, मेरा भी टाइम जाया नहीं करे, कौम का भी टाइम जाया नहीं करे। मुझे एक बात बताओ, उड़ान पाकिस्तान के बारे में कभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर से बात सुनी है? कभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर से उड़ान पाकिस्तान के बारे में बात सुनी है? जब इसे लॉन्च किया गया है, वज़ीर आज़म साहब इसके ऊपर प्राउड करते हैं बड़ा। जी जी, प्लानिंग मिनिस्टर यार, वज़ीर आज़म को छोड़े, मैं पूछ रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर थे या नहीं? हाँ में जवाब दें। जी जी, मोहम्मद औरंगजेब साहब पूछ रहा हूँ आपसे, वज़ीर खजाना, तकरीब से खिताब किया वज़ीर खजाना उड़ान पाकिस्तान को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वज़ीर खजाना उड़ान पाकिस्तान को ओन कर रहे हैं? सर मैंने यही तो आपको बताया कि वो तकरीब में तकरीब से खिताब भी किया है। परवेज, आप कभी अच्छा मेरी बात सुनो, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, आप सुने मेरी बात, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, आप मुझे कभी हसन इकबाल और औरंगजेब को साथ बैठा के दिखा दो, चलो। अच्छा, मुझे मैं हैरान आपकी बात पे शब्बर साहब इसलिए हो रही हूँ, मुझे आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है कि आप कह रहे हैं औरंगजेब साहब इस प्रोजेक्ट को ओन नहीं करते हैं, वो इसके साथ नहीं है। जी मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं। औरंगजेब साहब बेचारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें असली कहानी देखनी है, वो IMF को जवाबदेह हैं। उड़ान पाकिस्तान तो वैसे ही उड़ रहा है, उड़ने दे, जो उड़ रहा है उसको करने दे, वो तो कहानी है ना। औरंगजेब तो बेचारा असली में जवाबदेह है ना, उड़ान तो कहानी है, वो कहानी में जो मर्जी लिख दें आप लोग को समझ नहीं आती बात। उड़ान तो एक कहानी है, जो दिल चाहे लिख दे उसमें। बिल्कुल ठीक। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पास इस वक्त जो है सियासी वज़ीर खजाना बड़े कम रहे हैं, अब ये जिम्मेदारी मोहम्मद औरंगजेब साहब के कांधों पर है, तो कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को और दीगर वुज़रा से अगर उसका तकाबुल किया जाए? नहीं, ये गलतफहमी नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुने, गलत बात कर रही है आप। 1977 के बाद से 2000 मुशर्रफ पाकिस्तान में सियासी वज़ीर आज़म ही रहे हैं, ये गलत बात कर रही है आप। पाकिस्तान में सियासी वज़ीर आज़म 1992 के बाद से ज़ियाउल-हक 88 में इंतकाल करके चले गए थे, मर गए थे। और मैं वज़ीर खजाना की बात कर रही हूं, 10 साल मुशर्रफ के थे, बाकी सियासी वज़ीर आज़म रहे हैं, ये कोई अनोखे वज़ीर आज़म नहीं है। नहीं, मैं वज़ीर खजाना की बात कर रही हूं। वज़ीर खजाना भी तो सेनेटर है, तो वज़ीर खजाना सेनेटर है, क्या परेशानी है? सर पाकिस्तान में तो सियासी आदमी वज़ीर खजाना हो नहीं सकता कभी, उसके बाद सियासत तो नहीं करते, परसों तो नहीं करते सियासत पे हमने करियर को। सर हफीज शेख साहब देख लीजिए, शौकत तरीन साहब देख लीजिए, सरताज अजीज देख लीजिए, हफीज पाशा देख लीजिए। सर तो आप मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहती है? आपके ख्याल में वो किसको जवाबदेह होते हैं? कानून के तहत तो वज़ीर आज़म को जवाब दें। आप बताएंगे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, आप बताएं ना कि किसको जवाबदेह है वो? हाँ सर मैंने एक और इतनी बड़ी बात कर तो दी, मैं कह रही हूँ कि कानून के तहत वज़ीर आज़म को जवाब दें। 1947 से लेकर 2000 नहीं, मैं कानून की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूँ।
कानून तो आप पाकिस्तान में बहुत सारे कानून हैं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में 1947 से लेकर 2024 तक वजीर खजाना किसको जवाब दे रहे हैं? मैं बता देता हूं आपको, आप परेशान क्यों हो रही हैं। वजीर खजाना पाकिस्तान में 47 से लेकर 2024 तक वॉशिंगटन को जवाबदेह होते हैं। मैं एक एक वजीर आजम, एक एक वजीर खजाना का नाम बता सकता हूं कि कौन किसको जवाबदेह था, क्या करता था, क्या होता था। मुझे वो साल बता दें जब पाकिस्तान की मईशत वॉशिंगटन के डिक्टेशन पे नहीं चली हो, मुझे वो साल बता दें आप। और मौजूदा प्रोग्राम फाइनेंस किए मिनिस्टर आपने किसको IMF जवाब के। दें सर? आप लोगों को क्या हो गया है? मैंने आपको नाम नहीं लिया। IMF प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? IMF प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? नहीं, फिर देखिए IMF की अगर बात करें सर, तो फिर वो तो चाहे सियासी हो चाहे गैर सियासी हो, अगर आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो ऑटोमेटिकली सर आप IMF को जवाब दें। तो मैंने आपको यही तो समझा रहा हूं मैं आपको समझ क्यों नहीं आ रही, आपको बात क्यों नहीं समझ आ रही कि जब IMF प्रोग्राम में आप होते हैं तो आप वॉशिंगटन को जवाबदेह होते हैं। आप किस तरह की बातें कर रही हैं कि सियासी और गैर सियासी और ये औरंगजेब और ये, क्यों हमारा टाइम हमारा भी ज़ाया कर रही हो? अपना भी सीधी बात समझो कि पाकिस्तान का वजीर आजम वॉशिंगटन से आता है, उनको जवाबदेह होता है। और ठीक है, फेयर एनफ, ये हमारी किस्मत में लिखा है, अच्छी बात है, बुरी बात है, बाद में डिसाइड करेंगे, मजबूरी है। सर इमरान खान भी वॉशिंगटन से आए थे। हर वक्त हर 10 साल बाद मरते खाते उनके बाद चले जाते। अब बिल्कुल वॉशिंगटन से नहीं, वॉशिंगटन से ये नहीं आए, वॉशिंगटन से IMF आया है और IMF ने कहा भाई हमें ये वाला आदमी चाहिए, उन्होंने दे दिया, खत्म हो गई बात। नहीं, इमरान खान भी डिमांड किया। क्या आप IMF प्रोग्राम में नहीं है, मुझे बता दें। अरे वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी डिमांड हुई थी। मैं वो आखिरी आदमी था जिसने इमरान खान को जाके कहा, सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मैं वो आदमी था, मैं और आरिफ नकवी गए थे इमरान खान के पास और हमने कहा था कि आपकी मईशत तबाह हो रही है 19 में और आप फौरन IMF प्रोग्राम में जाए। हम चले गए, उसके बाद असद उमर घर चले गए और हफीज शेख आ गए। ये कहानी है या नहीं है असली? अगर ये कहानी नहीं है तो मुझे बता दो, ये है या नहीं है? असद उमर को घर आपने भिजवाया था? हमने उन्हें कहा कि IMF प्रोग्राम में जाएंगे, आपको जाना है। वो कहते हैं ना, नहीं जाना, नहीं जाना। उन्होंने कहा ये मजबूरी है, आपको जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं जाना तो आप घर जाएं, खत्म हो गई बात। इमरान खान ने कहा ठीक है IMF प्रोग्राम में जाना है, वो बेचारे घर चले गए, खत्म हो गई बात। ये हुआ या नहीं हुआ बताओ? जी बिल्कुल हुआ, दुरुस्त कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब। नाजरीन का प्रोग्राम देखने के लिए बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।